दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। एक महिला एक आदमी को निशाना बना रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह खुद ही पहले उसे फोन करके चेतावनी देती है, मानो वह कोई घमंडी बिल्ली चूहे का खेल खेल रही हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि किसी छिपी हुई जगह से कोई और भी उस पर बंदूक ताने बैठा है। अगले ही पल वह महिला गोली चलाती है और उस आदमी को तुरंत खत्म कर देती है। उसी समय दूसरा शूटर भी ट्रिगर दबाता है, लेकिन वह सिर्फ एक बॉडी डबल को मार पाता है और अगले ही सेकंड उसका खुद का सिर उड़ा दिया जाता है। यह आखिर हो क्या रहा है? और भी हैरानी की बात यह है कि शिकार पूरा करने के बाद भी उस महिला के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं होती। वह खुद ही उस आदमी के साथी को फोन करती है जिसे उसने अभी अभी मारा है। आखिर वह क्या प्लान कर रही है? उस महिला का नाम जेड है, एक प्रोफेशनल असैसिन, और जिस आदमी को वह कॉल करती है उसका नाम है साय, जो एक अनुभवी इंस्पेक्टर है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय पहले जेड को अपने बॉस से एक मिशन मिला था। उसे एक नाइट क्लब में जाना था और वहां मौजूद हर एक इंसान को खत्म करना था। यह देखने में एक सामान्य हत्या का मिशन लग रहा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह मनहूस रात उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देगी। उधर इंस्पेक्टर साय की बात करें तो वीडियो की शुरुआत में जिस आदमी को गोली मारी गई थी वह उसका पार्टनर जैक्स था। कुछ समय पहले जब दोनों एक गिरफ्तारी मिशन पर थे, तब कोको नाम के एक संदिग्ध ने उन पर हमला कर दिया था और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। साय की निशानेबाजी बेहद सटीक थी। उसने भागते हुए कोको की गाड़ी पर गोली चलाई, जिससे गाड़ी तुरंत नियंत्रण खो बैठी और पलट गई। लेकिन सामने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, वह हर हाल में बच निकलना चाहता था। साय ने बिना वक्त गंवाए भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर उसके साथ खतरनाक पीछा शुरू कर दिया। चारों तरफ लोगों की चीखें और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। मौका देखकर कोको ने एक महिला को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन वह महिला भी कमजोर नहीं थी। उसने जोरदार कोहनी मारकर खुद को छुड़ा लिया। यह देखकर कोको ने एक बच्चे को बंधक बना लिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि साय बिना एक पल गंवाए उसे वहीं खत्म कर देगा। कहानी फिर से जेड की तरफ लौटती है। आज रात के मिशन की तैयारी के लिए वह एक टेलर की दुकान पर जाती है। दुकानदार के हाथ पर लगे घाव को देखकर उसे अचानक अपने अतीत की एक घटना याद आ जाती है, जब उसने एक गुंडे को सबक सिखाया था। ऐसे लोगों से निपटने के लिए उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आखिर में उसने उस आदमी की उंगलियां तोड़ दी थी ताकि वह वही दर्द महसूस कर सके। इसी वजह से वह बूढ़ा दुकानदार हमेशा सोचता रहता था कि वह गुंडा फिर कभी वहां क्यों नहीं दिखा। जे ने और कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप आज रात के मिशन के लिए अपना आउटफिट चुन लिया। शाम होते ही तीखा मेकअप करने के बाद जे भीड़ भाड़ वाले हॉल को पार करते हुए सीधे अपने टारगेट वाले कमरे की ओर बढ़ती है। बॉडीगार्ड्स तुरंत उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। अंदर पहुंचकर जेड बड़े ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाती है और अपने हर टारगेट की पोजीशन पहचान लेती है। उसी समय सफेद बालों वाला एक आदमी खुद ही जेड के पास आता है। असल में उनके बीच पहले से एक डील तय थी। जेड दिखावे के लिए उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि आसपास मौजूद सभी आम लोगों को हटा दे। उधर स्टेज पर गाना गा रही सिंगर को कुछ भी पता नहीं होता। वह अपने ही काम में लगी रहती है और किसी को मैसेज भेज रही होती है। इसी बीच जेड एक आकर्षक डांस शुरू करती है। उसका डांस देखकर सफेद बालों वाला आदमी पूरी तरह उसमें खो जाता है और यह तक नहीं देख पाता कि जेड अपने कपड़ों से एक फोल्ड होने वाली कटाना निकाल रही है। अचानक जेड 4 तेज वार करती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। पास खड़ा एक गुर्गा तुरंत प्रतिक्रिया देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेड फुर्ती से स्लाइड करती है और एक घातक वार करके उसे भी तुरंत ढेर कर देती है। उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होती। जेड उसे ही ढाल बनाकर बाकी गुर्गों की गोलियों से खुद को बचा लेती है। मौका मिलते ही वह तेजी से फायरिंग करती है और सभी दुश्मनों को पल भर में खत्म कर देती है। लेकिन तभी अचानक बार के पीछे से एक और गुर्गा निकलकर जेड पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन जेड ने समय रहते उसे देख लिया और एक सटीक चाकू फेंककर वहीं खत्म कर दिया। हालांकि अब उसके पास कोई तेज हथियार नहीं बचा था और अगले दुश्मन का सामना करते हुए वह थोड़ी थकी हुई महसूस करने लगी। लेकिन उसका नेकलेस कोई साधारण गहना नहीं था। जरूरत पड़ने पर वह एक स्टील हुक की तरह काम कर सकता था। उसी की मदद से उसने एक ही वार में अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने उसी दुश्मन के हाथ से बंदूक छीनी और तुरंत उस सफेद बालों वाले आदमी को गोली मार दी, जो पीछे छिपकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन शराब की बोतलों के फटने से हुए धमाके के कारण स्टेज पर मौजूद सिंगर नीचे गिर गई। दुर्भाग्य से उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और वह अंधी हो गई। यह देखकर जेड के दिल में दया आ गई और उसने उसकी जान बख्श दी। मिशन खत्म करने के बाद जे हमेशा की तरह चर्च जाती है ताकि मारे गए लोगों के लिए प्रायश्चित कर सके, लेकिन इस बार वहां उसका बॉस फिन अचानक आ जाता है। वह इस बात से बेहद नाराज होता है कि जेड ने उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया। वह उसे आदेश देता है कि वह जाकर उस टारगेट को पूरी तरह खत्म करे। उधर
दूसरी तरफ इंस्पेक्टर साय को अपराधी को मार गिराने के बाद उसके 2 सीनियर्स पूछताछ के लिए बुलाते हैं। वे उससे सवाल करते हैं कि उसने उस समय बंधक की जान की परवाह क्यों नहीं की। साय जवाब देता है कि सामने वाला पहले ही पुलिस पर गोली चला चुका था और पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, इसीलिए उसे तुरंत रोकना जरूरी था। इतना कहने के बाद वह अपने सीनियर्स के रवैये को नजरअंदाज करते हुए सीधे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही साय ऑफिस से बाहर निकलता है, उसकी मुलाकात केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर से होती है। एक मौके पर मिले ईयरपीस के आधार पर पता चलता है कि उसमें एक अनरिलीज्ड म्यूजिक चल रहा था और वह धुन उसी सिंगर की थी जो नाइट क्लब में घायल हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात कातिल ने पहले कटाना से 4 लोगों को मारा, फिर एक को गोली से खत्म किया। साय को यह बात बहुत ही अजीब लगती है। क्या वहाँ मौजूद गार्ड्स इतने अंधे थे कि उन्हें तलवार दिखी ही नहीं और कातिल इतनी आसानी से तलवार लेकर वहाँ से निकल भी गया? उधर जेड के पास इन सवालों का जवाब देने का कोई समय नहीं था। अब तक वह खुद को अमेरिकी दूतावास की कर्मचारी के रूप में छिपाकर अस्पताल में घुस चुकी थी। उसने सुरक्षा को धोखा देकर सिंगर जेन के कमरे तक पहुंचने में सफलता पा ली। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, वह सीधे जेन के आईएफ बैग में जहर इंजेक्ट कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जेन उससे विनती करती है कि वह उसकी मां से संपर्क कर दे। एक ठंडी दिल वाली कातिल ज़े भी उन शब्दों से प्रभावित हो जाती है। वह तुरंत वापस आती है और आईएफ का स्विच बंद कर देती है। उसी वक्त साय भी कोको केस और नाइट क्लब मर्डर की जांच करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है। यहीं पर पहली बार जेड और साय का आमना सामना होता है। साय केस के सुराग जुटाने में लग जाता है और जेड वहीं रुककर उसकी बातें चुपचाप सुनने का फैसला करती है। उधर जेन अस्पताल के बेड पर लेटी होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर पहले उस पर बंदूक तानी गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वह कातिल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती। इसी वजह से जेड उसे वहीं मारने का इरादा छोड़ देती है। तभी अचानक एक नर्स कमरे में आती है और देखती है कि ई-वे बंद है। वह बिना सोचे उसे दोबारा चालू कर देती है। जैसे ही जेड को एहसास होता है कि जेन की जान फिर से खतरे में है, वह जानबूझकर आईव स्टैंड से टकरा जाती है और एक बार फिर जेन को मौत के मुंह से बचा लेती है। इसके बाद जेड और साय साथ में अस्पताल से बाहर निकलते हैं। 2 ऐसे लोग जो आमतौर पर खून खराबे भरी दुनिया में जीते हैं, इस वक्त एक आम ऑफिस वर्कर की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। तभी एक फोन कॉल उनकी बातचीत को बीच में रोक देती है। साय को पता चलता है कि अमेरिकी दूतावास में उस नाम की कोई महिला काम ही नहीं करती। कुछ गड़बड़ समझते ही वह तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक जेड कहीं गायब हो चुकी होती है। उधर दूसरी तरफ फिन अपने बॉस गोबर्ट से मिलने जाता है। वह बताता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा प्लान है, $75 मिलियन की हेरोइन की खेप, जिसे बेचकर कम से कम $300 मिलियन कमाए जा सकते हैं। लेकिन सप्लायर प्रिंस माजेब जल्द ही अपने देश लौटना चाहता है, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है और इस पूरे केस को संभालने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर साय के पास है। इसी वजह से साय गोबर्ट के लिए सबसे बड़ा कांटा बन गया है। उधर साय एक होटल में प्रिंस माजेब की जांच कर रहा होता है। कुछ समय पहले ही प्रिंस का विमान फ्रांस में इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया, लेकिन अज्ञात कारणों से कुछ लोग कस्टम ऑफिसर बनकर प्लेन में घुस गए और भारी मात्रा में हेरोइन लूट कर ले गए। साय इसी डकैती की जांच के लिए वहां आया था। वह प्रिंस के सामने कई संदिग्धों की तस्वीरें रखता है और लगातार पूछता है कि आखिर क्या चोरी हुआ था, लेकिन सामने वाला कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। साय के लगातार दबाव डालने पर प्रिंस आखिरकार बातचीत खत्म करके वहां से चला जाता है। उसका यह अजीब व्यवहार साय के मन में शक पैदा कर देता है। कहानी फिर से जेड की तरफ मुड़ती है। फिन एक बार फिर उससे मिलता है। वह पहले उसे एक नए सदस्य चिमाई से मिलवाता है, फिर पूछता है कि उसने अब तक जेन को क्यों नहीं मारा। जेड जवाब देती है कि मिशन के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर बीच में आ गया था और वह लड़की कोई खतरा भी नहीं है। उसकी बात सुनकर फिन समझ जाता है कि जेड के अंदर दया जाग गई है। वह उसे पुराने दिनों की याद दिलाता है जब उसने जेड को पहली बार ढूंढा था। वह कहता है कि उसकी ठंडी सोच और बिना हिचकिचाहट के फैसले लेने की वजह से ही उसे हमेशा बड़े मिशन दिए गए। अगर वह यह काम नहीं करेगी तो वह किसी और को भेज देगा। इतने में जेड की नजर पास खड़ी एक काली कार पर पड़ती है जो अचानक तेजी से वहां से निकल जाती है। वह तुरंत फिन को छोड़कर सड़क पर खड़ी एक बाइक छीनती है और उसका पीछा करने लगती है। रिहायशी इलाके में एक खतरनाक चेज के बाद वह उस कार तक पहुंच जाती है। वह कार का स्टीयरिंग पकड़ लेती है, जिससे कार नियंत्रण खोकर सड़क से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जेड वहां से निकल जाती है। इस एक कदम से उसने फिन के खिलाफ खुलकर अपनी चाल चल दी थी। वह एक नर्स का भेष बनाकर जेन के कमरे में पहुंच चुकी है ताकि उसे खतरे के बारे में बता सके और वहां से निकाल सके। जेन की सहमति मिलने के बाद जेड बाहर खड़े गार्ड को बेहोश कर देती है और व्हील चेयर पर बैठाकर उसे वहां से निकालने लगती है। लेकिन तभी फिन द्वारा भेजे गए 2 हत्यारे उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं।
वह बिना सोचे समझे भीड़ पर गोलियां चलाने लगते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग से अस्पताल में मौजूद साय भी सतर्क हो जाता है, जो अपने पार्टनर से मिलने आया था। और देखते ही देखते तीनों पक्षों के बीच अस्पताल के अंदर ही भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज और लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी बीच जैसे किस्मत ने खेल खेला हो, जेड और साय दोनों एक साथ मेडिसिन रूम में पहुंच जाते हैं। दोनों तुरंत अपनी अपनी बंदूक निकालकर एक दूसरे पर तान देते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि जरा सी हरकत भी गोली चलने का कारण बन सकती थी। तभी अचानक वही दोनों हत्यारे उनके पीछे आ खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि जेड और साय एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दोनों एक साथ गोली चलाते हैं और उन दोनों हथियारों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन अब जेड के पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची होती है, जबकि साय की बंदूक पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। कोई और रास्ता न देखते हुए साय खुद को किस्मत के हवाले कर देता है और जन उसे बेहोश कर देती है, लेकिन जेड उसे मारती नहीं है। इसके बाद जेड जेन को उसके घर ले जाती है और उसकी पूरी देखभाल करने लगती है। यह साफ नहीं होता कि वह ऐसा पछतावे में कर रही है या किसी और वजह से। उधर दूसरी तरफ गोबर्ट की जिंदगी अब इतनी आसान नहीं रहने वाली थी। गोबर्ट उस हेरोइन की खेप को लेकर प्रिंस से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सामने वाला इस मामले को सुलझाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। वह सिर्फ अपने देश लौटकर अपने पिता से मिलना चाहता है। यह सुनकर गोबर्ट गुस्से से पागल हो जाता है और सीधे उस पर जोरदार हमला कर देता है। बॉडीगार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोबर्ट डिनर फोर्क से उन पर लगातार वार कर देता है। अगर फिन समय पर बीच में ना आता तो शायद गोबर्ट वहीं खुलेआम उसकी जान ले लेता। अब गोबर्ट पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। वह तुरंत फिन को आदेश देता है कि जेड को भेजकर प्रिंस माजेब को खत्म कर दिया जाए। उधर जेड को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो रही है। जेन से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वह ज्यादा समय पहले ही अमेरिका से यहाँ आई है और इस देश में उसे सबसे पहले जो अच्छा इंसान मिला वह कोको था। कोको ने न सिर्फ उसके म्यूजिक के सपने को सपोर्ट किया, बल्कि उसे काफी पैसे भी दिए। यह नाम सुनते ही जेड को अचानक एहसास होता है कि उसके पिछले मिशन का असली टारगेट जेन ही थी। जब वह जेन से और पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले कोको ने एक प्लेन से हेरोइन लूटने में हिस्सा लिया था। उसके बाद वो पूरी खेप एक वेयर हाउस में छुपाई गई थी। उसी दौरान जेन वहां छिपी हुई थी और उसने चुपके से सारी हेरोइन निकाल ली। फिर किसी के कहने पर उसने उसे एक ट्रक में छुपा दिया जो एक जेल के अंदर खड़ा था। इस सच्चाई को जानने के बाद जैद अपने पुराने फैसले को सुधारना चाहती है। वह जेन को चर्च लेकर जाती है और उसे गाने के लिए मजबूर करती है, वरना गोली मारने की धमकी देती है। लेकिन जैसे ही जेन की आवाज चर्च में गूंजती है, जे एक बार फिर उसे मारने का इरादा छोड़ देती है। उसका यह व्यवहार पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल लगता है। कुछ ही देर बाद फिन चर्च में पहुंचता है। जेड उससे झूठ बोलती है कि उसने जेन को खत्म कर दिया है। ऊपरी तौर पर फिन उसकी बात पर भरोसा करता हुआ दिखा, लेकिन जाते समय उसकी गाड़ी की तेज आवाज उसके असली इरादों को जाहिर कर रही थी। आखिर जेड इस लड़की को इतना बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी? आगे की बातचीत में यह राज खुलता है कि जेन का चेहरा उसकी मृत छोटी बहन से काफी मिलता जुलता है। शायद जेड जो कुछ भी कर रही है वह अपने अतीत के पछतावे को मिटाने की कोशिश है। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साय एक बार फिर अपने सीनियर से बहस करता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। वह अपने गुस्से को काम में लगा देता है और जांच को तेज कर देता है। जल्द ही वह उस महिला के बारे में जानकारी निकालता है जिसने खुद को अमेरिकी दूतावास की कर्मचारी बताकर नाइट क्लब में एंट्री ली थी। उसे पता चलता है कि वह महिला एक खास फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर अक्सर जाती है। इसी सुराग के आधार पर साय वहां जाकर इंतजार करता है और ज्यादा देर नहीं लगती, वह जेड को खाने का पैकेट हाथ में लिए पकड़ लेता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इस बातचीत के दौरान साय धीरे धीरे जेड की जिंदगी को समझने लगता है। वह उसकी तरह क्रॉसवर्ड पजल्स खेलना भी शुरू कर देता है और कब दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है ये उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। साय भी अपनी कहानी शेयर करता है। कई साल पहले वह एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। एक ड्रग लॉर्ड के साथ डील के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई थी और उस वक्त बैकअप फोर्स अभी काफी दूर थी। साय ने जज से पूछा कि अगर वह उसकी जगह होती तो इस स्थिति से कैसे बचती।
दोनों ने एक ही समय पर एक अजीब सा सवाल पूछा, सामने वाले के जूते का साइज क्या है। यह सवाल सुनकर ड्रग लॉर्ड कुछ पल के लिए पूरी तरह भ्रमित हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे खत्म करने वाली गोली साय के साथी की नहीं बल्कि किसी और रहस्यमयी शख्स की थी। साय को शक होता है कि उस दिन उसे बचाने वाली जैद ही थी और वह इस बात से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वह साय से कहती है कि वह उसे जेन तक पहुंचा सकती है जो इस समय छिपी हुई है। साय उसकी बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन रास्ते में जे चुपके से अपनी हथकड़ी खोल लेती है और एक झटके में पास खड़े पुलिस वाले को बेहोश कर देती है। फिर एक बड़े बैनर का सहारा लेकर नीचे फिसलती है और वहां से फरार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ गोबर्ट को अभी तक प्रिंस की मौत की कोई खबर नहीं मिलती। वह तुरंत फिन के पास पहुंचकर उससे जवाब मांगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि फिन ने उसी के खिलाफ चाल चल दी है। फिन ने चिमाई को भेजकर उसी की हत्या करवा दी। मरते समय गोबर्ट को यह सच्चाई पता चलती है कि असल में उसी चोरी के पीछे फिन का ही हाथ था। उसी ने हेरोइन की पूरी खेप लुटवाने की साजिश रची थी। इसी बीच जैद अपने घर लौटती है और देखती है कि उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जेन का भी कहीं कोई पता नहीं चलता। कैमरा फुटेज से यह पता चलता है कि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कोई उसके घर में घुस चुका है, लेकिन बदकिस्मती सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रही थी। उधर साय जब पुलिस स्टेशन लौटता है तो वह गलती से अपने ही साथियों को हेरोइन बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। यह देखते ही वे लोग साय का पीछा करने लगते हैं। साय भी जेड की तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलने की वजह से वह जोर से नीचे गिर जाता है। फिर भी वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कहानी फिर से जेड की तरफ लौटती है। उसे तुरंत शक हो जाता है कि इसके पीछे फिन का हाथ है। वह उससे सच जानने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन फिन बड़े आराम से कहता है कि वह सिर्फ उसे पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर जेड साफ कह देती है कि वह अब इस संगठन को छोड़ना चाहती है। फिन देखता है कि वो अपने फैसले पर अड़ी हुई है, तो वो एक शर्त रखता है, अगर जेड साय को मार दे तो वह उसे आजादी दे देगा। इसके बाद जेड उस स्नाइपर पोजीशन पर पहुंचती है जो फिन ने उसे दी थी। कुछ ही देर में साय उसकी नजरों में आ जाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वहां साय का पार्टनर जैक्स भी मौजूद होता है। यह देखकर जेड को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। उसी समय एक दूसरी बिल्डिंग में चिमाई भी अपनी स्नाइपर पोजीशन पर तैयार बैठी होती है। जैसे ही जेड साय को मारने के लिए गोली चलाएगी, चिमाई तुरंत उसे खत्म कर देगी ताकि कोई गवाह न बचे। सब कुछ बिल्कुल फिन की योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक जैक्स का फोन बजता है। वह कॉल खुद जेड की होती है। वह सीधे जैक्स की गद्दारी को उजागर कर देती है और उसे आदेश देती है कि फोन साय को दे। पकड़े जाने के बाद जैक्स के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही उसका अंत है। उधर दूसरी तरफ चिमाई गोली की आवाज सुनते ही तुरंत जेड की पोजीशन पर फायर करती है, लेकिन जिसे वह मारती है वह सिर्फ एक डमी होता है। असल में जेड पहले से ही उस पर निशाना साधे बैठी थी। अगले ही पल जेड की गोली सीधे चिमाई के सिर में लगती है और वह वहीं ढेर हो जाती है। इसके बाद जेड फोन पर साय को सच बताती है कि जैक्स एक गद्दार है और फिन उसकी जान चाहता है। यह सुनकर साय तुरंत जज पर भरोसा कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर जैक्स से हेरोइन की असली लोकेशन उगलवा लेते हैं। पुरानी दोस्ती के चलते साय उसे मारता नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर छोड़ देता है। फिर वह जेड के साथ तुरंत वेयर हाउस की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर दोनों तेजी से 2 गार्ड्स को खत्म करते हैं और हेरोइन से भरा ट्रक ढूंढ लेते हैं। साय अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस ट्रक को चुरा लेता है। इसके बाद जेड उस हेरोइन को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करती है ताकि फिन को मजबूर किया जा सके कि वह जेन को छोड़ दे। इसी के चलते जेड और फिन एक बार फिर चर्च में आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार वे साथी नहीं बल्कि दुश्मन बन चुके होते हैं। बाहर फिन के आदमी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जे अपनी बंदूक फिन के सिर पर तान देती है, जबकि फिन भी एक वीडियो सबूत दिखाता है। दोनों एक दूसरे की चाल समझने की कोशिश करते हैं। सौदा शुरू होने ही वाला होता है, तभी अचानक फिन हमला करने के लिए झपटता है। जे तुरंत उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन उसका असली मकसद बाहर मौजूद जेन को बचाना होता है। इसी बीच बॉडीगार्ड्स के साथ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में जेन दुर्भाग्य से गोली लगने से घायल हो जाती है और हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि लगातार नए नए हत्यारे वहां पहुंचते रहते हैं। जेड की शूटिंग कितनी भी सटीक क्यों ना हो, इतने ज्यादा दुश्मनों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक साय गाड़ी लेकर अंदर घुसता है और आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। एक दुश्मन तो अपने ही ग्रेनेड से उड़ जाता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या कम होने का नाम नहीं लेती। पीछे से एक और बाइक सवार हत्यारा उनका पीछा करता रहता है। किसी तरह वे इस खतरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन हेरोइन से भरा ट्रक फिन के लोगों के हाथ लग जाता है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता होता कि यह एक जाल था। जैसे ही साय बटन दबाता है, एक भयानक धमाका होता है और पूरा ट्रक उड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेड और उसकी टीम चर्च के अंदर वापस घुस जाते हैं। वहां छिपे हथियारों को भी जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन
तभी फिन अपने लोगों के साथ दोबारा अंदर घुस आता है और फिर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। चारों के बीच एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। फिन की ट्रेनिंग ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसलिए वह साय के सामने टिक नहीं पाता। मजबूरी में वो आंख पर हमला करने जैसे चालाकी भरे वार करता है। वहीं दूसरी तरफ जेड और उसके दुश्मन के बीच क्लोज कॉम्बैट बेहद खतरनाक होता है। हर वार सीधे जानलेवा जगह पर किया जाता है। स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। अगर उसके गुर्गे मदद के लिए ना आते तो फिन कब का साय के हाथों खत्म हो चुका होता। उसी समय जेड लड़ाई में बढ़त बना लेती है। साय को कमजोर हालत में देखकर वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वह एक गुर्गे को खत्म करके उसकी बंदूक छीन लेती है और फिर चारों तरफ गोलियों की बारिश कर देती है। लगभग सभी दुश्मन, यहाँ तक कि फिन भी गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हुए एक हमले में जेड के हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। जिस महिला हत्यारे से वह लड़ रही थी वह अभी भी जिंदा थी। मजबूर होकर जेड पहले उसे खत्म करने पर ध्यान देती है। गंभीर रूप से घायल उस दुश्मन के सामने भी जेड पूरी तरह शांत रहती है। वह अपने कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करके पहले उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, फिर उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। उसी वक्त एक और खतरा सामने आ जाता है। फिन अचानक पीछे से बंदूक तानकर जेड पर हमला करता है। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। तभी जेड वही कोड वर्ड बोलती है, जूते का साइज क्या है। साई यह सुनते ही उसकी बात समझ जाता है। वह तुरंत अपनी बंदूक उसकी ओर फेंक देता है और अगले ही पल जेड एक ही गोली में फिन को खत्म कर देती है। कुछ ही देर पहले तक जो जीत के करीब था वह अब जमीन पर गिर चुका होता है। यह चमत्कार था या कुछ और, लेकिन मरने से पहले जेन की आंखों की रोशनी अचानक वापस आ जाती है। कहानी के अंत में जेड अपनी हत्यारी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देती है। वहीं साय को प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है और उसे नेशनल मेडल भी दिया जाता है, लेकिन वह यह सब ठुकरा देता है। उसी समय साय को जेड का फोन आता है। वह बताती है कि उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रॉसवर्ड के आखिरी शब्द का मतलब होता है पुनर्जन्म। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।